अपने हाथ में मिट्टी का प्याला लिए मदन गुप्ता अनमोल को देख रहा होता है। अनमोल उस मिट्टी के प्याले को मदन गुप्ता के हाथ में देख परेशान हो जाता है। मदन गुप्ता उसे डांटते हुए कहता है, कहां से मिला तुझे ये, और आज कौन से एग्जीबिशन में तेरा एंटीक लग रहा है? अनमोल मदन गुप्ता से हिचकिचाते हुए कहता है, वो मदन जी, वो हर साल एग्जीबिशन लगता है ना, उसी एग्जीबिशन की बात चल रही है। मेरा दोस्त है जो वहां पर अपने छोटे मोटे एंटीक की दुकान लगाता है, बस उसी की बात चल रही थी। तभी मदन गुप्ता अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है। वो उस मिट्टी के प्याले की जांच करते हुए कहता है, ये तो काफी पुरानी सभ्यता का अवशेष मालूम होता है। अगर इसे बेचने जाऊं तो कम से कम 1 लाख तो मिल ही जाएंगे। मदन गुप्ता अनमोल से कहता है, ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन तू मुझे दे दे, इसके मैं तुझे 1000 दूंगा। मदन गुप्ता की बात सुन अनमोल उसे कहता है, अरे नहीं नहीं मदन जी, ये प्याला सिर्फ संभाल कर रखने के लिए मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। सॉरी मदन जी, मैं ये आपको नहीं दे सकता। मदन गुप्ता अनमोल को बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, अरे दे दे बेटा, तेरे दोस्त से कहना कि ये तुझसे घूम गया है, इसके मैं तुझे 2000 दूंगा। अनमोल मदन गुप्ता से कहता है, कहा ना मदन जी, मैं ये आपको नहीं दे सकता। इतना कहकर अनमोल मदन गुप्ता के हाथ से वो मिट्टी का प्याला और फोन ले लेता है। मदन गुप्ता अनमोल से चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, मेरे पास कमी नहीं है एंटीक की, जो मुझे ये बकवास दिखने वाला प्याला चाहिए होगा, रख ले इसे अपने पास। अनमोल उस बर्तन को अपनी दुकान के दराज में डालकर लॉक कर देता है। तभी मदन गुप्ता अनमोल को एक बांस देते हुए कहता है, ये ले, कस्टमर का है, इसे जल्दी जाकर देकर आ। अनमोल उस बांस को अपने हाथ में लेता है और दुकान के बाहर डिलीवरी करने चला जाता है। उस कस्टमर को बांस डिलीवर करने के बाद अनमोल सड़क पर चल रहा होता है। तभी अनमोल कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां को अपने घर जाते हुए देखता है। ये देख अनमोल अपने आप से कहता है, जोया का कॉलेज छूट गया होगा। वो अपने घड़ी में जोया की लोकेशन देखते हुए कहता है, घड़ी तो दिखा रही है जोया यहीं कहीं आसपास है। जैसे ही अनमोल बस स्टॉप पर देखता है, जोया बस से नीचे उतर रही होती है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसकी पीठ थपथपाता है। जोया मुड़कर अनमोल को देखकर कहती है, अनमोल तू कब आया? जोया और अनमोल बात करते चल रहे होते हैं। अनमोल जोया से कहता है, काम खत्म करके यहाँ से गुजर रहा था और घड़ी में दिखा कि तू यहीं है, इसलिए तेरे पास चला आया। जोया अनमोल से कहती है, देख मेरी दी हुई घड़ी कितनी सही काम करती है। तभी जोया नुक्कड़ पर लगे पानी पूरी के ठेले को देखते हुए कहती है, चल ना, वहाँ चलकर पानी पूरी खाते हैं, फिर उसके बाद फेमस की आइसक्रीम खाने चलते हैं। जोया की बात सुन अनमोल उसे कहता है, काफी फुर्सत में लग रही है तू, क्या बात है, घर नहीं जाना? जोया अनमोल को आंख मारते हुए कहती है, चिल मार, अब्बू आज भी घर पर नहीं है। वैसे तेरा एग्जीबिशन आज रात 8 बजे है ना? इतना बड़ा काम हुआ है तेरा, एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है। अनमोल जोया से कहता है, हाँ यार, आज रात 8 बजे, ना जाने कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था मैं। अनमोल की बात सुन जोया राहत की सांस लेते हुए कहती है, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका तुझे इंतजार था। दोनों हंसते हुए उस ठेले की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से जोया का कोई टी शर्ट खींचता है। जैसे ही जोया मुड़कर देखती है तो उसे करीब 8 साल का गरीब लड़का दिखाई देता है। वो लड़का जोया से कहता है, दीदी प्लीज मेरी बहन को बचाओ, वो वहाँ फंस चुकी है। उस छोटे से लड़के की बात सुन जोया परेशान होते हुए पूछती है, कहाँ है तेरी बहन? वो लड़का अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, वहाँ। तुरंत जोया और अनमोल उस लड़के के पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने पर जोया उस लड़के से कहती है, और कितनी दूर? सर की गलियों से होते हुए वो लड़का उन दोनों को एक बड़ी सी पुरानी अंडरग्राउंड बिल्डिंग के बाहर ले आता है और कहता है, बस आ गए। उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर वो लड़का जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है।
अनमोल उस बिल्डिंग की सारी जगह को देख रहा होता है जो पूरी तरह खाली पड़ी होती है, जिसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ होता है। अनमोल उस जगह को देख घबरा रहा होता है। जोया उस लड़के को आवाज देते हुए पूछती है, ओए, कहाँ है तेरी बहन? तभी पीछे से आता है अब्बू लुलू। वो जोया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विशाल और अल्ताफ जोया को मुस्कुराकर कहते हैं, शराब पीना चाहोगी? अबू लुलू एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, फंस गए मेरे षड्यंत्र के जाल में। अबू लुलू उस लड़के को कुछ पैसे देता है और वो लड़का वहां से भाग जाता है। जोया और अनमोल के चेहरे पर अबू लुलू का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। अबू लुलू उनकी ओर चक्कर काटते हुए अनमोल से कहता है, तुझे क्या लगा अब्बू लुलू तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? कितनी रातों से सो नहीं पाया हूँ तेरी वजह से, लेकिन अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी अल्ताफ अबू लुलू से कहता है, भाई इन्हें असगर भाई के पास ले चलते हैं, वहीं इनका हिसाब करेंगे। वो अपना हिसाब जब करेंगे तब करेंगे, पहले मैं अपना हिसाब तो चुकता कर लूं। अबू लुलू अनमोल के करीब जाता है और उसे जोर से पेट पर मारता है, जिसकी वजह से अनमोल जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। अनमोल को तड़पता हुआ देख जोया चीखते हुए कहती है, छोड़ उसे। जैसे ही जोया अनमोल की ओर बढ़ने लगती है, अल्ताफ और विशाल उसे पकड़ लेते हैं। अबू लुलू अनमोल को जोर जोर से पैर से लाते मारते हुए कहता है, मेरा माल खाएगा, मेरा? अनमोल को दर्द में देख जोया के आंसू निकल रहे होते हैं। जोया के आंसू देख अबू लुलू अनमोल को और मारने लगता है। तभी अल्ताफ हंसते हुए अबू लुलू से कहता है, भाई मार आप इसे रहे हो और दर्द छोरी को हो रहा है। तभी जोया अबू लुलू से गंभीर होते हुए कहती है, एक एक मार का हिसाब लूंगी तुझसे, सूद समेत। जोया की बात सुन अबू लुलू से कहता है, ओ मैं तो डर गया। हिसाब तो तू तब लेगी ना जब तू यहाँ से बचकर निकलेगी। अबू लुलू अनमोल को उठाते हुए कहता है, वो चावल का दाना कहाँ है? अनमोल निढाल अवस्था में उसे कहता है, वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने रशियन लोगों को दे दिया। अबू लुलू अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरा माल तूने रशियंस को दे दिया? तभी विशाल अबू लुलू से कहता है, भाई अब इसका क्या करें, मार कर फेंक देते हैं। अबू लुलू विशाल से कहता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, माल मिला नहीं है, इसे असगर भाई के पास पेश करना ही होगा, वरना वो समझेंगे कि माल मैंने डकार लिया है। कसम से अगर माल मिलता तो इसे यहीं मार देता। तभी अनमोल और जोया को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर अबू लुलू उन्हें वैन में अपने साथ ले जाता है। अनमोल कुर्सी पर बंधा होता है। तभी विशाल उस पर एक बोतल से पानी फेंकता है और अनमोल धीरे धीरे होश में आने लगता है। तभी अनमोल अपने बगल में बंधी जोया को देखता है। होश में आते हुए अनमोल उन्हें कहता है, प्लीज जोया को छोड़ दो। तभी अल्ताफ उन्हें कहता है, कोई नहीं छूटेगा यहाँ से, असगर भाई आएंगे और तुम दोनों से अच्छे से हिसाब चुकता करेंगे। जोया दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहती है, 7 बज रहे हैं अनमोल, तेरे एग्जीबिशन का वक्त हो रहा है। एग्जीबिशन का वक्त होता देख अनमोल छूटने के लिए बेताब है। उसकी झटपटाहट देख अबू लुलू और उसके साथी हंसने लगते हैं। तभी पीछे से अनमोल को कदमों की आवाज सुनाई देती है। अल्ताफ पीछे मुड़ता है और कहता है, अबू भाई, असगर भाई आ गए। सभी लोग असगर की ओर देखते हैं। कुर्सी पर बंधा अनमोल देख रहा होता है कि कली पठानी पहने करीब 6 फीट का शख्स सीधे उसी की ओर चला आ रहा होता है। उसे देख अनमोल के दिल की धड़कन तेजी से चल रही होती है और तभी अबू लुलू उसे कहता है, सलाम असगर भाई, यही है वो लड़का जिसने आपका माल खाया है और अब ये कह रहा है
कि वो चावल का दाना इसके पास नहीं है, इसने किसी को दे दिया है। असगर अनमोल को बड़े गौर से देख रहा होता है। तभी अबू लुलू उसे कहता है, भाई आप कहो तो इसे मार दूं। अबू लुलू की बात सुन असगर उसे जोर से तमाचा मार देता है। ये नजारा देख उस कमरे में सभी के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। असगर गुस्से से अपने आदमियों से कहता है, जल्दी खोलो इसे और ठंडा गरम लेकर आए इनके लिए। असगर की बात सुन सब दंग रह जाते हैं। अपने गाल पर हाथ लगाए अबू लुलू हैरानी से असगर को देखते हुए कहता है, भाई मुझे क्यों मारा और ये लड़के के लिए चाय ठंडा? भाई इसने आपका माल खाया है। और तभी पीछे से रहीम चाचा वहां आते हैं, जिसे देख अनमोल और जोया हैरान हो उठते हैं। जोया रहीम चाचा की ओर देखते हुए कहती है, रहीम चाचा आप? रहीम चाचा जोया की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, अरे जोया बेटी, पढ़ाई वढ़ाई भी करोगी कि ऐसे ही गुंडों के साथ उलझती फिरोगी? रहीम चाचा को कहने के लिए जोया के पास कोई शब्द ना थे। बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई दे रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे क्या। तभी अनमोल असगर को गौर से देखता है। उसे याद आता है कि बंदरगाह बाजार में नीलामी के वक्त रहीम के साथ सूट बूट पहना शख्स कोई और नहीं बल्कि असगर खुद होता है। तभी रहीम असगर से कहता है, क्या भाई आपको पता नहीं है कौन है ये? आपने खुद देखा है इसे उस बंदरगाह बाजार में। इस हीरे को मारना चाहते हो क्या आप? असगर अल्ताफ की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, जल्दी खोल उसे। बंधे हुए जोया और अनमोल तुरंत ही खुल जाते हैं। तभी असगर उन्हें कहता है, मेरे आदमियों से कुछ गलती हो गई हो तो उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। अबू लुलू गुस्से से असगर से कहता है, ऐसा क्या है भाई जो आप इसे इतनी इज्जत दे रहे हो, जबकि आपको पता है इस लड़के ने आपका कितना कीमती माल खाया है? असगर अब्बू लुलू को घूरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं ये लड़का कितना कीमती है। खैर तू नहीं समझेगा, कोई इसके लिए बिरयानी चाय ठंडा लेकर आओ। असगर की बात सुन अल्ताफ और विशाल कहते हैं, अभी लाए भाई अभी लाए। दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी अनमोल असगर से विनीत करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो असगर भाई, मुझे तुरंत ही कहीं जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। असगर उसे कहता है, ठीक है तुम अभी चले जाओ, फिर कभी बाद में मिलता हूँ तुमसे। और हाँ, आज के बाद मेरे आदमी तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। तभी अनमोल और अब्बू लुलू एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, जिनकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत झलक रही होती है। तभी अनमोल जोया से कहता है, चल जोया निकलते हैं, काफी कम वक्त बचा है मेरे पास। अनमोल अपना और जोया का सामान सामने रखे दराज से उठाता है और वहां से बाहर जाने लगता है। जाते हुए जोया रहीम चाचा की ओर देखती है, जिसे देख रहीम चाचा उसे कहते हैं, कुछ नहीं कहूंगा तेरे घर पर, जा। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल अपने मंजिल की ओर निकल जाता है। कैसे पहुंचेगा अनमोल इतने कम वक्त में एग्जीबिशन पर? क्या वहां अनमोल मिलेगा यशवर्धन से, जिसके लिए वो बेकरार है, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हड़बड़ी में जोया और अनमोल अब्बू लुलू से छूटकर अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं। अनमोल सड़क पर वाहन तराशते हुए जोया से कहता है, जल्दी ऑटो टैक्सी लिफ्ट कुछ भी मिल जाए जोया, मुझे जल्दी एग्जीबिशन पहुंचना है। जोया सड़क पर वाहन देखते हुए उसे कहती है, चिड़िया थोड़ी ना मार रही हूँ, ऑटो ही तो देख रही हूँ। तभी उन्हें एक ऑटो वाला दिखाई देता है। वो उसकी ओर भागते हैं। उस ऑटो में जल्दी से बैठकर दोनों उस ऑटो ड्राइवर से कहते हैं, भैया 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ऑटो वाला उन्हें कहता है, अरे मैं चलने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पहले एड्रेस तो बताओ। अनमोल तुरंत ड्राइवर से कहता है, बंजारा हिल्स पार्क होटल। ऑटो में बैठ जोया और अनमोल तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए
जोया अनमोल को याद दिलाती है, अरे अनमोल, अपना फोन तो ऑन कर ले। जोया की बात सुन अनमोल तुरंत ही अपना फोन ऑन कर लेता है। जैसे ही वो अपना फोन ऑन करता है तभी उसे सलीम का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल फोन उठाता है, सलीम उसे पागलों की तरह चीखते हुए कहता है, कहाँ है तू अनमोल? कब से तुझे फोन किए जा रहा हूँ। तुझे पता है ना कि तेरे लिए आज कितना बड़ा दिन है। अनमोल उसे कहता है, लंबी कहानी है सलीम भाई, आकर बताता हूँ, बस अपने मंजिल की ओर ही हूँ। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, कब पहुँचेगा तू यहाँ? एग्जीबिशन बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है और तेरा एंटीक देखकर तो यशवर्धन दीवाना हो गया है, तुझसे मिलने के लिए बेकरार बैठा है। अनमोल सलीम से कहता है, बस आधा घंटा और सलीम भाई, मैं बस पहुंच जाऊंगा। सलीम अनमोल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यशवर्धन और आधा घंटा यहाँ रुकेगा, मैं कोशिश करता हूँ, बस तू जल्दी आ जा। अनमोल उसे कहता है, बस अभी आया सलीम भाई। रास्ते में जाते हुए जोया उस ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया 1 मिनट ऑटो साइड में रोकना। जोया की बात सुन अनमोल पागलों की तरह चीखते हुए कहता है, तू पागल हो गई है क्या जोया? अभी ऑटो क्यों रुका रही है? टॉयलेट जाना है क्या तुझे? अनमोल की बात सुन जोया चिढ़ते हुए कहती है, छी नहीं रे, टॉयलेट नहीं, तेरे लिए कपड़े लेने हैं मुझे। अनमोल पागलों की तरह जोया से कहता है, अरे मुझे गिफ्ट बाद में दे देना जोया, पहले होटल पहुंचना है। जोया अनमोल को शांत करते हुए ऑटो को रुकाते हुए कहती है, होटल जाना है, यशवर्धन से मिलना है, इसीलिए ये शर्ट और कोट ले रही हूँ। इतने बड़े लोगों के बीच में जा रहा है, ये पहन कर जाएगा? देख अपने कपड़े सारे खराब हो चुके हैं। अनमोल अपना सर नीचे कर अपनी शर्ट की ओर देखता है, जो सारा धूल से गंदा हुआ होता है। जोया भावुक होते हुए कहती है, कैसे मारा तुझे उस दरिंदे ने, तेरे एक एक मार का हिसाब चुकता ना करूं उस अबू लुलू के बच्चे से तो मेरा नाम भी जोया नहीं। इतना कहकर जोया ऑटो से नीचे उतरते हुए कहती है, यही दुकान है। मैं यूं गई और यूं आई। तुरंत ही जोया कपड़ों की दुकान में घुस जाती है। जल्द ही वो अपने हाथ में एक शर्ट और कोट लिए बाहर आती है। उसे दुकान से बाहर आता देख अनमोल जोया से कहता है, जल्दी आ जोया, जल्दी आ। जोया दौड़ते हुए ऑटो में आकर बैठ जाती है। ऑटो चलने लगता है। शहर में ऑटो चला ही जा रहा होता है, तभी जोया अनमोल से कहती है, चल जल्दी शर्ट उतार अपना। अनमोल जोया को हैरानी से देख रहा होता है। जोया उसे जबरदस्ती करते हुए उसका शर्ट उतारते हुए कहती है, अभी शर्माने का वक्त नहीं है तेरे पास, समझा? इतना कहते हुए जोया अनमोल का शर्ट उतार देती है। सड़क में गुजरते हुए दूसरी गाड़ियों में बैठे लोग जोया और अनमोल को देख रहे होते हैं। अनमोल शर्माते हुए कहता है, अरे क्या कर रही है जोया, लोग देख रहे हैं। जोया अनमोल को शर्ट देते हुए कहती है, लोगों का खाकर या पीकर है तू जो उनके बारे में सोच रहा है? चल जल्दी कर, ये पहन ले। जोया की बात सुन ऑटो वाला उसे कहता है, हाँ ये सही बात की मैडम ने। जोया अनमोल को शर्ट पहनने में मदद कर ही रही होती है, तभी जोया अनमोल पर गिर जाती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को निहारते हैं। उन्हें देख ऑटो वाला सीटी मारता है। तुरंत ही वो दोनों उठ जाते हैं और अनमोल अपना शर्ट पहन लेता है। नए शर्ट कोट पहने अनमोल जोया से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ मैं? जोया अपनी 2 उंगलियों को गोल करते हुए उसे कहती है, मस्त, एकदम हीरो। तभी ऑटो वाला ऑटो को रोकते हुए उनसे कहता है, लो साहब, आ गया आपका पार्क होटल। अनमोल और जोया तुरंत ही ऑटो से उतरकर ड्राइवर को पैसे देते हैं। दोनों सीधे होटल की ओर भागने लगते हैं। तभी अनमोल को सलीम का फोन आता है। कहाँ है तू अनमोल? अनमोल सलीम से कहता है, बस 2 मिनट सलीम भाई, आ रहा हूँ। सलीम उसे कहता है, जल्दी आ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा यशवर्धन। अनमोल और जोया होटल के गेट के पास रुकते हैं, पर गेट के पास पहुंचने पर सिक्योरिटी वाले उन्हें रोक देते हैं। अनमोल उन्हें कहता है, अंदर एग्जीबिशन चल रहा है ना 20th फ्लोर पर, उसमें मेरा एक एंटीक है, मुझे जल्दी जाना है। सिक्योरिटी गार्ड अनमोल से कहता है, अंदर जाना है तो पास चाहिए। अनमोल अपने जेब में हाथ डालकर टटोलता है, पर उसे वो पास नहीं मिलता।
वो परेशान होते हुए पास ढूंढता है और कहता है, पास तो दिखाई नहीं दे रहा। जोया अपना सर पर हाथ मारते हुए कहती है, लो, एक नई मुसीबत। अनमोल उन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, देखिए सर, लगता है मेरा पास कहीं गिर गया है, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। वो सिक्योरिटी गार्ड अनमोल से कहता है, सॉरी सर, हम आपको बिना पास के नहीं जाने दे सकते। अनमोल विनीत करते हुए कहता है, देखिए प्लीज, हमारा जाना बहुत जरूरी है, आप हमें प्लीज जाने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड फिर से उनसे कहता है, नहीं जाने दे सकते सर, सॉरी। तभी जोया अनमोल के बीच से निकलकर उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, भाई साहब, एक 500,000 लेके हमें छोड़ दो ना। आना है तो मेरे घर भी आ जाओ, ओल्ड सिटी, मस्त बिरयानी भी पका कर खिलाती हूँ तुमको, पर प्लीज छोड़ दो। सिक्योरिटी गार्ड जोया से कहता है, सॉरी मैडम, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अपनी बात ना मानता हुआ देख जोया चिढ़ते हुए कहती है, क्या चिकट आदमी है रे तू बाबा, जरा छोड़ दिया तो क्या होगा। जोया की बात सुन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आगे हकलाते हुए कहता है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जोया उस सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए कहती है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो बस, जानवरों के जैसे हकलारा जलील। अनमोल जोया को खींचते हुए कुछ दूर ले आता है। तभी अनमोल को सलीम का कॉल आता है। सलीम का कॉल आता देख अनमोल सहम जाता है। अनमोल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अनमोल सलीम का फोन उठाता है और सलीम उसे कहता है, अनमोल कहाँ है तू, जल्दी आ, यशवर्धन निकल रहा है, अगर वो यहाँ से चला गया तो फिर उस तक तू कभी नहीं पहुंच सकता। अनमोल सलीम से कहता है, मैं होटल के नीचे ही हूँ सलीम भाई, मेरा पास खो गया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आऊं। सलीम अनमोल से कहता है, मंजिल तक पहुंचकर तू हार नहीं मान सकता अनमोल। इतना कहकर सलीम यशवर्धन को देख रहा होता है, जो लोगों से हाथ मिला रहा होता है, मानो वो बस निकलने की तैयारी कर रहा हो। उसे देखते हुए सलीम अनमोल से कहता है, तू कैसे भी करके ऊपर आ जा, मैं यशवर्धन को कैसे भी करके रोकता हूँ। तभी सलीम वेटर के पास से एक शराब का गिलास उठाता है और यशवर्धन की ओर बढ़ता है। उसकी ओर जाते हुए सलीम जानबूझकर यशवर्धन के पास खड़े इंसान से टकरा जाता है और अपने हाथ में पकड़ा गिलास यशवर्धन पर गिरा देता है। सभी सलीम की ओर हैरानी से देखते हैं। सलीम अफसोस करने का नाटक करते हुए यशवर्धन के शर्ट को पोंछते हुए कहता है, सॉरी सर, गलती से गिर गया। यशवर्धन सलीम से कहता है, इट्स ओके, मैं वॉशरूम जाकर साफ कर लेता हूँ। यशवर्धन वहाँ से चला जाता है। उसे देख सलीम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनमोल और जोया होटल के नीचे खड़े सोच रहे होते हैं कि वो ऊपर कैसे जाए। अनमोल अफसोस करते हुए कहता है, लगता है मैं यशवर्धन से मिल नहीं पाऊंगा जोया, मुझे उससे अपने एंटीक की डील करनी ही करनी थी। जोया अनमोल को सहानुभूति देते हुए कहती है, दिल छोटा मत कर अनमोल, फिर कोई मौका हम ढूंढ लेंगे उस तक पहुंचने का। अनमोल निराश होते हुए कहता है, फिर कब मौका मिलेगा जोया, वो यशवर्धन है, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। तभी पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति अनमोल और जोया के पास आकर कहता है, क्या हुआ, 20वें माले पर जाना है। उस बूढ़े की बात सुन अनमोल उसे कहता है, हाँ, क्या कोई रास्ता है जिससे हम वहां जा सकते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है, मैं इस होटल में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, सीधे रास्ते और लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकते, पर हाँ, एकदम नीचे के सेलर में सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां से 20वें माले तक चढ़कर जा सकते हो। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुन अनमोल खुश हो जाता है और जोया से कहता है, जोया तू निकल, मैं नीचे सेलर से ऊपर जाता हूँ। जोया अनमोल से कहती है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अनमोल जोया से कहता है, तेरा कॉलेज छूटे काफी देर हो गई है, तू सीधे घर जा, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जोया अनमोल की आंखों में देख कहती है, तुझे छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, अपना ख्याल रखना। जोया मुड़कर वहां से भागने लगती है और अनमोल सीधे भागता सेलर की ओर। होटल के सबसे निचले हिस्से में पहुंचकर अनमोल सीढ़ियों से भागना शुरू कर देता है। टॉयलेट के बाहर खड़ा सलीम घड़ी देखते हुए कहता है, कब आएगा ये अनमोल।
तभी टॉयलेट के बाहर यशवर्धन बाहर आ रहा होता है। उसे आता देख सलीम उसके पास जाते हुए कहता है, सर वो आप हमारे एंटीक में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, फिर क्या हुआ? यशवर्धन चलते हुए सलीम से कहता है, तुम्हारा एंटीक सबसे खास है, पर उसे बेचने वाला गायब है। जब बेचने वाला ही गायब हो तो मैं उसे कैसे खरीदूं? मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं इतनी नायाब चीज खरीद किससे रहा हूं, और वो असली है कि नकली, क्योंकि उस चिन्ह को मुझे उस काबिले के सरदार ने 10 करोड़ में भी नहीं बेचा था, तो तुम्हारे उस 22 साल के लड़के को कैसे दे दिया? इन सवालों के जवाब मुझे आपके अनमोल से चाहिए, ना कि आपसे। सलीम से बात कर यशवर्धन वहां से निकल जाता है। सलीम देख रहा होता है कि यशवर्धन बाहर की ओर जाता है। तभी सलीम को अनमोल का कॉल आता है। सलीम अपना फोन उठाते हुए कहता है, अनमोल कहाँ है तू? अनमोल 20वें माले के सीढ़ियों के बाहर आधे कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है। वो सलीम को फोन पर कहता है, इधर देखो सलीम भाई, इधर, यहाँ सीढ़ियों की ओर, यहाँ दरवाजा बंद है, खोलिए ना इसे। सलीम भागते हुए सीढ़ियों के दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाजा खोलता है। अनमोल अंदर की ओर दाखिल होता है। सलीम अनमोल को देख कहता है, शुक्र है कि तू आ गया। अनमोल सलीम से कहता है, सब तैयार है ना? सलीम अनमोल से कहता है, सब तैयार है, बस तू जल्द ही यशवर्धन से मिल ले। यशवर्धन बाहर की ओर जाने ही वाला होता है। तभी सलीम दौड़ते हुए उसे रोकता है, सर जी, जिससे आप बात करना चाहते थे वो आ गया है। तभी यशवर्धन अनमोल के पास आता है और उसे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते हुए अनमोल यशवर्धन को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, एक बार तुझसे मैं एंटीक की डील कर लूं, फिर तुझसे अपने पापा से माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी अनमोल नहीं। क्या कर पाएगा अनमोल यशवर्धन से एंटीक की डील? क्या होगा अनमोल अपने मकसद में कामयाब, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल यशवर्धन से हाथ। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। यशवर्धन से हाथ मिला रहा होता है। तभी यशवर्धन का मैनेजर वहां आता है। अपने मैनेजर को आते देख यशवर्धन उसके करीब जाकर पूछता है, मैंने जो कहा था पता किया तुमने? यशवर्धन की बात सुन मैनेजर उसे कहता है, हाँ सर, हमने पता किया है, ये चिन्ह बिल्कुल असली है। काबिले के सरदार ने खुद वो चिन्ह उस लड़के को दिया था। अपने मैनेजर की बात सुन यशवर्धन खुश होता है और अनमोल की ओर बढ़ते हुए कहता है, सो यंग मैन, हमारी पूरी टीम वो काम नहीं कर पाई जो अकेले तुमने कर दिखाया। उस काबिले के सरदार से वो चिन्ह लेना बड़ा मुश्किल टास्क रहा होगा तुम्हारे लिए। यशवर्धन की बात सुन अनमोल उसे कहता है, जी बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान था, बस आपकी नीयत अच्छी हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अनमोल का जवाब सुन यशवर्धन अपना सर हिलाते हुए कहता है, आई लाइक इट, योर रिप्लाई, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था। सो यंग मैन, अब सीधे डील की बात करते हैं। मैं तुम्हारा एंटीक खरीदना चाहता हूँ, प्राइस बोलो। अनमोल यशवर्धन से कहता है, 10 लाख। अनमोल का एंटीक का दाम सुन यशवर्धन बड़े आराम से कहता है, 10 लाख? ओके, फेयर इनफ। तो कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? तभी सलीम बीच में आते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या है सर, अभी बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। यशवर्धन कहता है, ठीक है, जितनी जल्दी काम हो उतना अच्छा है।
क्योंकि कल मुझे अमेरिका जाना है काम के सिलसिले में। राउंड टेबल पर एक ओर यशवर्धन और उसके कर्मचारी बैठे होते हैं तो दूसरी ओर अनमोल और सलीम। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद यशवर्धन उस पर साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही यशवर्धन एक 10 लाख रुपए का चेक अनमोल को थमाते हुए कहता है, ये लो यंग मैन, तुम्हारा चेक। उस चेक को थामे अनमोल उसे बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी यशवर्धन उसे कहता है, वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अनमोल को शुभकामना देते हुए यशवर्धन वहां से अपने कर्मचारियों समेत चला जाता है। यशवर्धन को जाते हुए देख अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी सलीम अनमोल से पूछता है, जो तूने चाहा था वो हो गया, अब क्या? सलीम की बात सुन अनमोल यशवर्धन को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देख सलीम से कहता है, चूहा पिंजरे में आ चुका है सलीम भाई। दरवाजा बंद होने पर उसे पता चलेगा कि उसका शिकार हो चुका है। यशवर्धन एयरपोर्ट के अंदर जा रहा होता है। तभी पीछे से पुलिस वहां आती है और यशवर्धन के करीब खड़ी हो जाती है। पुलिस को देख यशवर्धन उनसे पूछता है, क्या हुआ ऑफिसर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? पुलिस हिचकिचाते हुए यशवर्धन से कहती है, सर वो ऊपर से ऑर्डर है कि आपको ये देश छोड़कर अमेरिका नहीं जाने दिया जाए। पुलिस ऑफिसर की बात सुन यशवर्धन गुस्से से उसे कहता है, तुम होश में तो हो और क्यों नहीं जा सकता मैं अमेरिका? पुलिस ऑफिसर डरते हुए यशवर्धन से कहता है, सर आप पर धोखाधड़ी का केस बुक हुआ है, आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। पुलिस ऑफिसर की बात सुन यशवर्धन आग बबूला होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? किसने किया मुझ पर केस और किसकी हुई इतनी जुर्रत? तभी पुलिस ऑफिसर यशवर्धन से कहता है, अनमोल नाम का लड़का है सर, उसने आप पर केस बुक किया है। पुलिसकर्मी की बात सुन यशवर्धन हैरान हो जाता है। हवाई अड्डे पर खड़ा यशवर्धन ताज्जुब भरी निगाहों से पुलिसकर्मी को देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके खिलाफ कोई धोखाधड़ी का केस कर सकता है। वो हंसते हुए पुलिस से कहता है, क्या कहा तुमने? धोखाधड़ी का केस और वो भी मुझ पर? पुलिस ऑफिसर यशवर्धन से कहता है, हाँ सर, उसने आप पर गलत चेक देने का आरोप लगाया है। पुलिस की ये बात सुन यशवर्धन उसे कहता है, क्या कहा उसने? गलत चेक? मैंने उसे सही चेक दिया है, अब क्या 10 लाख के लिए यशवर्धन धोखाधड़ी करेगा? पुलिस ऑफिसर यशवर्धन को समझाते हुए कहता है, सर उसने कॉन्ट्रैक्ट बताया है जिस पर आपके दस्तखत भी मौजूद है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि आपने 10 लाख में उससे एक एंटीक खरीदा है। पुलिस की बात सुन यशवर्धन जोर से कहता है, हाँ तो उस एंटीक के लिए मैंने उसे 10 लाख का चेक भी तो दिया है। यशवर्धन से वो पुलिसकर्मी कहता है, लेकिन उसने क्लेम किया है कि आपका वो चेक फर्जी है। सर केस बुक हो चुका है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। यशवर्धन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। यशवर्धन अपने जेब से फोन निकालता है और एक मंत्री को कॉल करता है। हेलो मंत्री जी। मंत्री यशवर्धन से कहता है, नमस्ते नमस्ते यश जी, कहिए कैसे याद किया? तभी यशवर्धन मंत्री के सामने सारा किस्सा बयान करता है। यशवर्धन की बात सुन मंत्री उसे नसीहत देते हुए कहता है, देखिए यश जी, आपकी सारी बात सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। आजकल के हालात तो आप जानते ही हो, अगर ये मैटर मीडिया में आ गया और कहीं हमारा नाम और पार्टी का नाम आ गया तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। एक छोटी सी लीगल प्रक्रिया है, वो कर लीजिए, बाकी का हम संभाल लेंगे। मंत्री की बात सुन यशवर्धन गुस्से से उसका फोन काटते हुए कहता है, ये मंत्री लोग भी किसी के सगे नहीं होते हैं, बस इलेक्शंस के समय मुंह उठाकर चले आते हैं पैसा मांगने। यशवर्धन सोचते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, अमेरिका की सारी मीटिंग्स कैंसिल करो, मुझे जानना है कि आखिर अनमोल चाहता क्या है, पर जो भी है
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझ पर एक केस किया है ना, मैं उस पर इतने केस करूंगा कि जिंदगी भर उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। गुस्से से सराबोर यशवर्धन अपने कर्मचारियों समेत पुलिस के साथ वहां से चला जाता है। अनमोल और सलीम हैदराबाद के पुराने शहर के एक पुलिस चौकी में बैठे होते हैं। तभी सलीम अनमोल से कहता है, तुझे क्या लगता है ये केस करने से कुछ फायदा होगा? तभी अनमोल सलीम से कहता है, तीर कमान से निकल चुका है सलीम भाई, कहीं तो जाकर लगेगा। केस बुक है, कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में है और पैसे हमने निकालने नहीं। आज नहीं तो कभी यशवर्धन को मुझसे बात करने आना ही होगा। तभी कुर्सी पर बैठे सलीम की नजर बाहर से आ रहे यशवर्धन पर जाती है, जिसे देख सलीम कहता है, तेरा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है अनमोल। वो देख, आ गया तेरा यशवर्धन। तभी यशवर्धन अपने कर्मचारियों समेत पुलिस चौकी में दाखिल होता है। वो गुस्से से अनमोल की ओर देखते हुए पुलिस से कहता है, ऑफिसर, मुझे इस लड़के से अकेले में बात करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। यशवर्धन की बात सुन पुलिस ऑफिसर यशवर्धन को चौकी के बगल वाले कमरे में भेजता है। यशवर्धन अपने करीबी कर्मचारियों समेत पुलिस चौकी के उस कमरे में चला जाता है। तभी अनमोल भी अपनी जगह से उठकर यशवर्धन के पीछे चला जाता है। अनमोल और यशवर्धन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी यशवर्धन अनमोल को पूछता है, मुझ पर झूठा आरोप लगाकर तुमने ये सही नहीं किया। तभी अनमोल अपने जेब से एक चेक निकालता है और यशवर्धन को दिखाते हुए कहता है, मैंने क्या किया है यश जी, ये देखिए, ये चेक असली नहीं बल्कि नकली है। आपने धोखेबाजी की है मेरे साथ। यशवर्धन गुस्से से अनमोल से कहता है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें असली चेक दिया है, ना कि ये नकली चेक। ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो ना, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। अनमोल यशवर्धन से कहता है, नहीं यश जी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। आपने जो मुझे धोखा दिया है, मैं तो बस उसे दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे 10 लाख के लिए बड़े लोग धोखाधड़ी करते हैं। कल ये न्यूज, टीवी और अखबारों में आएगी, तो सोचो कितना मजा आएगा। आपकी इज्जत का क्या होगा? अनमोल की बात सुन यशवर्धन उसे कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे धोखेबाज और चोर कहने का। बरसों से मैंने इतनी इज्जत इसलिए नहीं कमाई है कि कोई मुझे चोर कह सके। यशवर्धन की बात सुन अनमोल हंसते हुए कहता है, मुझे कोई हक नहीं है आपको चोर कहने का, तो आपको किसने हक दिया था मेरे पापा को चोर कहकर सरेआम बाजार में बेइज्जत करने का? अनमोल की बात सुन यशवर्धन चौंकते हुए पूछता है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? अनमोल यशवर्धन से कहता है, मैं राघवेंद्र की बात कर रहा हूँ, जिसे आपने चोर कहकर सरेआम बेइज्जत किया था। आपकी वजह से एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खराब हुई है। मैं उसी राघवेंद्र का बेटा हूँ। अनमोल की बात सुन यशवर्धन हंसते हुए कहता है, ओ, तो तुम राघवेंद्र के बेटे हो जिसने मुझे वो नकली पेंटिंग बेची थी। उस नकली पेंटिंग की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में मेरी सरेआम बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को सरेआम बेइज्जत किया था। यशवर्धन की बात सुन अनमोल भावुक होते हुए कहता है, मेरे पापा ने तुम्हें कोई नकली पेंटिंग नहीं बेची थी, तुम्ही ने झूठ कहकर उन्हें बेइज्जत किया था। अब देखना मैं तुम्हें कैसे बेइज्जत करता हूँ। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई, अच्छी नौकरी सब छोड़ दी ताकि मैं तुम्हें एंटीक्स के मामले में फंसाऊं, जैसे तुमने मेरे पापा को एंटीक्स के मामले में फंसाया था। मेरे पापा से माफी मांग लो यशवर्धन, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अनमोल की बात सुन यशवर्धन गंभीर होते हुए कहता है,
मैं इरादे का बड़ा पक्का इंसान हूँ अनमोल। मैं कुछ भी माफ कर सकता हूँ, पर धोखा नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारे पापा के साथ किया वो बिल्कुल ठीक था, और मैं तुम्हारे पापा से माफी मांगू ये नामुमकिन है। और 10 साल बाद तुमने मुझे धोखा दिया है। अब सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। यशवर्धन की बात सुन अनमोल उसे कहता है, क्या करोगे मेरी बात रिकॉर्ड करोगे? करो, पर याद रखना कोर्ट में रिकॉर्डिंग नहीं चलती। उसी वक्त यशवर्धन का वकील वहां आता है और यशवर्धन से कहता है, सर आपकी बेल हो चुकी है। अपने वकील की बात सुन यशवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो घमंड करते हुए अनमोल से कहता है, कोर्ट नहीं बल्कि हर जगह बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा, याद रखना। यशवर्धन की धमकी से ज्यादा अनमोल को इस बात का डर होता है कि यशवर्धन के आंखों में उसे कोई पश्चाताप दिखाई नहीं देता। जिस माफी के लिए अनमोल ने अपनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी छोड़ एंटीक के एक छोटी सी दुकान पर नौकरी की, अब वो सब उसे बेकार नजर आ रहा होता है। यशवर्धन जाते हुए अनमोल से कहता है, ना तो तुम्हें कोई चेक मिलेगा और ना केस खत्म होने तक कोई पैसे। अब यूं समझो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। अनमोल को धमकी देते हुए यशवर्धन वहां से चला जाता है। तभी यशवर्धन का मैनेजर अनमोल से कहता है, राघवेंद्र, वही बेस्ट एंटीक डीलर ना जिसके पास दुनिया भर से लोग एंटीक खरीदने आते थे? तुम्हारे पापा पर भरोसा करके एंटीक्स लेते थे यश सर, और एंटीक्स देने खुद तुम्हारे पापा आते थे। रही बात उस पेंटिंग की जिसकी वजह से उस पार्टी में यश सर की नाक कटी थी, उस दिन वो पेंटिंग देने तुम्हारे पापा नहीं बल्कि तुम्हारे पापा के दुकान से कोई नौकर आया था, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान में काफी लोग बाहर से एंटीक खरीदने आए थे। इसलिए उन्होंने अपनी किसी भरोसेमंद आदमी को पेंटिंग डिलीवर करने भेजा था। तभी अनमोल उस मैनेजर से पूछता है, मेरे पापा नहीं लाए थे वो पेंटिंग देने, तो फिर कौन लाया था? मैनेजर अनमोल से कहता है, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, क्योंकि वो पेंटिंग मैंने नहीं, यश सर के पुराने मैनेजर प्रमोद शर्मा ने रिसीव की थी। वही जानते हैं उस आदमी को। अनमोल उत्सुकता से पूछता है, कहाँ मिलेंगे मुझे प्रमोद शर्मा? अनमोल के जवाबों से बचते हुए मैनेजर डरते हुए आगे चलने लगता है और अनमोल से कहता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। डरते हुए वो मैनेजर उस चौकी के कमरे से बाहर निकल जाता है और तभी पुलिसकर्मी वहां आते हैं और अनमोल को बाहर जाने के लिए कहते हैं। कौन था वो नौकर जिसके बारे में मैनेजर कह रहा था? क्या राघवेंद्र के नौकर ने ही बदली थी वो असली पेंटिंग? और क्या राज छुपे हैं अनमोल के अतीत के पन्नों में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। यशवर्धन के मैनेजर की बात सुन अनमोल फौरन खड़ा हो जाता है। तभी पुलिसकर्मी उसे बाहर भेजते हुए कहता है, चल भाई, हो गई तेरी मीटिंग, अब जो कुछ भी करना है कोर्ट में करना। पुलिसकर्मी की बात सुन अनमोल उस चौकी के कमरे से बाहर जाने लगता है। अपने हाथ में नाकामयाबी लिए अनमोल सलीम से बाहर मिलता है। अनमोल का निराश चेहरा देख सलीम उससे पूछता है, क्या हुआ अनमोल, क्या बात हुई अंदर? अनमोल यशवर्धन से हुई सभी बातें सलीम से कहता है। अंत में अनमोल भावुक होते हुए सलीम से कहता है, सब बेकार हो गया सलीम भाई, मैंने जिस दिन के लिए इतनी मेहनत की वो सब बेकार हो गई। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, किसी की मेहनत बेकार नहीं होती अनमोल, तू बस हौसला रख, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तभी सलीम अनमोल को पुलिस चौकी से बाहर निकालकर अपनी कार में बिठाता है। कार में बैठकर सलीम और अनमोल वहां से चले जाते हैं। सलीम अपनी कार अनमोल के घर के बाहर रोकता है और अनमोल से कहता है, ज्यादा सोच मत उस यशवर्धन के बारे में, और मेरी पहचान के कुछ अच्छे वकील हैं जो इस केस के सारे लीगल मैटर्स देख लेंगे। मायूसी से भरा अनमोल सलीम की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और कार से उतर जाता है।
कार से उतरकर अनमोल सलीम से कहता है, थैंक यू सलीम भाई, फिर मिलता हूँ आपसे। इतना कहकर अनमोल सीधे अपने घर में चला जाता है। अपने घर में दाखिल होकर अनमोल कमरे में अंधेरा कर बैठ जाता है। अनमोल की मायूसी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है। वो इतना दुखी होता है कि उसे रोशनी से बेहतर अंधेरा लग रहा होता है। रात के अंधेरे में अपने कमरे में बैठा अनमोल अपने बचपन की यादों में कहीं खो जाता है। तभी अनमोल याद करते हुए अपने आप से कहता है, कौन कौन काम करता था मेरे पापा की दुकान पर? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अनमोल याद करने की कोशिश करता है कि उसके पिता के दुकान पर कौन और कितने लोग काम करते थे, पर उसकी बचपन की यादें इतनी धुंधली होती हैं कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, वो ना हो पापा के मुलाजिम ने ही वो पेंटिंग एक्सचेंज की है। मुझे उसकी शक्ल तो याद नहीं, पर उस धोखेबाज का पता लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह अनमोल अपने पिता से मिलने अस्पताल जाता है। अपने पिता के करीब पहुंचकर अनमोल उनसे पूछता है, कैसे हो पापा? अनमोल की बात सुन उसके पिता अपना मुंह फेर लेते हैं। यशवर्धन को टीवी पर देख उनका मिजाज काफी नाराजगी और गुस्से से भर जाता है। तभी अनमोल उनसे पूछता है, एक बात पूछूं पापा आपसे, अपने एंटीक की दुकान में कितने लोग काम करते थे? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? एंटीक का नाम सुनते ही अनमोल के पिता आग बबूला हो उठते हैं। वो चिल्लाते हुए अनमोल से कहते हैं, एंटीक दुकान? फिर से वही? अरे क्यों पड़ा हुआ है इस लाइन में तू, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? कहा था ना तूने कि 15 लाख कमा कर लाऊंगा? मिल गए तेरे तुझे 15 लाख? मिल गई तुझे गोल्डन आई मुझ जैसी? उसी एंटीक की दुकान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया और तू मुझसे उसी के बारे में पूछ रहा है? अनमोल के पिता को चिल्लाता देख नर्स वहां से भागते हुए आती है और अनमोल से कहती है, क्या बात कर रहे हो पेशेंट से? कहा था ना तुम्हें, इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनमोल तुरंत ही अपने पिता के बेड से दूर हो जाता है और अस्पताल के कोने में खड़ा हो जाता है। अस्पताल के कोने में खड़ा अनमोल अपने आप से कहता है, पापा से ये सब पूछना इस वक्त सही नहीं होगा। मुझे ही किसी तरह यशवर्धन के पुराने मैनेजर प्रमोद शर्मा तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब वो ही मुझे बता सकता है कि पापा का वो धोखेबाज मुलाजिम है कौन। उसी वक्त मदन गुप्ता अनमोल को कॉल कर रहा होता है, लेकिन अनमोल पर तो सिर्फ प्रमोद शर्मा को तलाश करने का जुनून छाया होता है। अनमोल मदन गुप्ता का फोन नजरअंदाज कर सलीम को कॉल करता है। सलीम को कॉल कर अनमोल उससे कहता है, हेलो सलीम भाई, एक छोटी हेल्प चाहिए थी आपसे। कल जो यशवर्धन के साथ उसका मैनेजर था, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? सलीम फोन पर कहता है, अगर नंबर मिलेगा तो तुरंत तुझे भेज दूंगा। इतना कहकर सलीम फोन कट कर देता है। अनमोल अपने दुकान की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे सलीम का मैसेज आता है। जैसे ही अनमोल मैसेज खोलकर देखता है, उसे यशवर्धन के मैनेजर का नंबर दिखाई देता है। मैनेजर का नंबर देख अनमोल खुशी से कहता है, वाह सलीम भाई, आपका कोई जवाब नहीं। तभी अनमोल को मदन गुप्ता का कॉल आता है। वो मदन गुप्ता का कॉल कटकर यशवर्धन के मैनेजर को कॉल करता है। अनमोल के 7 बार कॉल करने पर भी यशवर्धन का मैनेजर फोन नहीं उठाता, मगर 8वीं बार कॉल करने पर वो फोन उठा लेता है और अनमोल से कहता है, यार तुम तो क्रेडिट कार्ड वालों से भी ज्यादा ढीठ हो, कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। आखिर नंबर कहाँ से मिला तुम्हें मेरा? जैसे ही यशवर्धन का मैनेजर फोन रखने वाला होता है, अनमोल उसे बेसब्री से कहता है, सर 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 प्लीज फोन मत रखना। आप जिस प्रमोद शर्मा की बात कर रहे थे, जिसने वो पेंटिंग ली थी, उसका एड्रेस मुझे मिल सकता है? अनमोल की बात सुन यशवर्धन का मैनेजर उसे कहता है, अगर मेरे बॉस को पता चला कि जिसने उन्हें जेल भेजा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। देखो अनमोल, मैंने तुम्हें कल ही कहा था, मेरे पास प्रमोद शर्मा की कोई डिटेल्स नहीं है। पर यशवर्धन के मैनेजर के पर कहते ही अनमोल के कान खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी उत्सुकता से पूछता है, पर क्या? मैनेजर अनमोल से कहता है, यशवर्धन के जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें जिंदगी भर
मेडिकल बेनिफिट मिलती है और इन सब की जानकारी तुम्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही मिल सकती है। वहां से तुम उनका पता लगा सकते हो। मैनेजर की बात सुन अनमोल उसे कहता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या आप मुझे वो डिटेल्स निकाल कर दे सकते हैं? अनमोल की बात सुन मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है, बस 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 भाई, इतना भी परोपकारी नहीं बनना मुझे कि मेरी जान पर ही बन आए। मेरे बॉस को ये सब पता चलेगा तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे जितना कहना था कह दिया, बाय। इतना कहकर मैनेजर फोन रख देता है। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यशवर्धन की कंपनी। तभी अनमोल को कुछ याद आता है और वो सड़क से भागना शुरू कर देता है। सड़क से भागते हुए अनमोल सीधे जोया के पास आता है, जहां वो बस स्टॉप पर खड़ी अपने बस का इंतजार कर रही होती है। अनमोल जोया के पास हांफते हुए पहुंचता है। जोया अनमोल को देख कहती है, अरे अनमोल तू इतना हाफ क्यों रहा है? तभी अनमोल अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहता है, जोया, मुझे तुझसे एक काम है। इतना कहकर अनमोल जोया का हाथ पकड़ लेता है और सड़क के कोने में ले जाता है। तभी जोया उससे पूछती है, क्या जरूरी काम है तुझे? बोल तो सही। तभी अनमोल जोया से कहता है, मुझे यशवर्धन की कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से प्रमोद शर्मा की डिटेल्स चाहिए। अनमोल की बात सुन जोया ताज्जुब भरी निगाहों से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहती है, यशवर्धन की कंपनी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डिटेल्स? अरे मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी अनमोल जोया से कहता है, एक तू ही है जोया जो मेरी मदद कर सकती है। तुझे पता है तेरा एक जानने वाला यशवर्धन के कंपनी में काम करता है, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अनमोल की बात सुन जोया हैरान होते हुए उससे पूछती है, सच्ची कौन है वो मेरे पहचान का? तभी अनमोल उसे कहता है, अरे जो तेरे ट्यूशन में लड़का पढ़ाता नहीं था, अब्बास, वही काम करता है यशवर्धन की कंपनी में। अब्बास का नाम सुनते ही जोया चौंक उठती है। वो मोटा अब्बास जो मेरे पीछे हर वक्त हाथ धोकर पड़ा रहता था? अनमोल जोया से कहता है, हाँ भाई वही अब्बास, तू प्लीज उसे मिलकर प्रमोद शर्मा की डिटेल्स निकालना। अनमोल की बात सुन जोया बौखलाते हुए कहती है, क्या कह रहा है तू? अगर मैंने उसे एक कॉल भी किया तो उसके 10,000 कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। अबे चिपकू है वो। तभी अनमोल जोया से बड़े प्यार से कहता है, प्लीज जोया कर दे मेरी मदद। तभी जोया अनमोल से कहती है, अरे मैं क्या तुझे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड दिख रही हूँ कि कंपनी में जाकर तुझे डिटेल्स निकाल कर दूंगी? तभी अनमोल जोया से कहता है, प्लीज जोया, पापा के लिए ये जरूरी है यार, बस तू ही मदद कर सकती है। अनमोल का मासूम चेहरा देख जोया अपने जेब से फोन निकालती है और एक नंबर मिलाती है। जैसे ही फोन कनेक्ट होता है जोया अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए कहती है, हेलो अब्बास, पहचाना मुझे? मैं जोया। जैसे ही अब्बास जोया की आवाज सुनता है उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तभी अनमोल धीमे से जोया से पूछता है, क्या कह रहा है वो? जोया अपने फोन दूर करते हुए अनमोल से कहती है, कुछ नहीं, बस कुत्ते की तरह सांस ले रहा है। तभी जोया के फोन से अब्बास की जोर से आवाज आती है, जोया, मैं तेरी यादों में कब से नहीं सोया। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में तानसेन की सांस की तरह गूंजती रहती है। तुम्हारा नंबर मेरे फोन में नहीं बल्कि मेरे सीने में फील्ड किया हुआ है। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता जोया। अब्बास की बात सुन जोया अनमोल को घूर कर देखती है और कुड़कुड़ाते हुए कहती है, तेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। तभी अब्बास जोया से पूछता है, मुझे पता था जोया, तुम एक ना एक दिन मुझे फोन करोगी ही। तभी जोया अपना मन भारी करते हुए अब्बास से कहती है, हाँ अब्बास भाई, आप जैसे हीरे की परख मुझे काफी देरी से हुई है। वैसे अभी आप कहाँ हो? जोया की बात सुन अब्बास खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं इंडिया में हूँ जोया बेगम। अब्बास की बात सुन जोया अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, इंडिया में कहाँ पर हो आप? बाबा नगर, सुल्तान शाही, टप्पा चबूतरा? जोया की बात सुन अब्बास शान से कहता है, अरे नहीं नहीं जोया बेगम, मैं हाईटेक सिटी में हूँ।
यशवर्धन की कंपनी मालूम है तुमको? उसी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं। जोया अब्बास की बात सुन कहती है, अरे वाह, तो अभी आ जाऊं मैं आपके ऑफिस आपसे मिलने? अब्बास खुशी से जोया से कहता है, हाँ हाँ आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जोया फोन रखते हुए एक राहत की सांस लेती है। तभी अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ, क्या कहा उसने? जोया अनमोल से कहती है, चल चलते हैं तेरे यशवर्धन की कंपनी में। जोया और अनमोल ऑटो में बैठकर वहां से सीधे यशवर्धन की कंपनी की ओर निकल जाते हैं। जोया और अनमोल जैसे ही ऑटो से नीचे उतरते हैं, अनमोल को सामने एक कांच की बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है यशवर्धन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उस कांच की बिल्डिंग की ओर देखते हुए जोया उसकी ओर चली जा रही होती है। कुछ ही दूर चलने पर जोया को अब्बास दिखाई देता है। अब्बास उसकी ओर तेजी से दौड़ा चला आता होता है। अब्बास को देख जोया को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई पहाड़ दौड़ता हुआ चला आ रहा हो। जैसे ही अब्बास जोया के करीब आकर उसे गले लगाने वाला होता है कि जल्दी से जोया अपने कदम पीछे कर लेती है और अब्बास से कहती है, कंट्रोल अब्बास, लोग देख रहे हैं। तभी अब्बास जोया से कहता है, अरे लोगों का क्या है जोया जी, मॉडर्न बनिए। देखते ही देखते अब्बास कस के जोया को गले से लगा लेता है। जैसे तैसे जोया अब्बास को अपने से अलग करते हुए कहती है, अंदर चले अब्बास मियां। अब्बास गेट पर खड़े सिक्योरिटी से कहता है, गेट खोलो, ये हमारी होने वाली बेगम है। वहां खड़े सभी लोग जोया को देख रहे होते हैं और देखते ही देखते जोया अब्बास के साथ कंपनी के अंदर चली जाती है। जोया को अब्बास के साथ जाता हुआ देख अनमोल के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। क्या निकाल पाएगी जोया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से प्रमोद शर्मा का डिटेल्स? क्या मिल पाएंगे अनमोल को अपने अतीत के छुपे हुए राज, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया अब्बास के साथ यशवर्धन के कंपनी में दाखिल हो जाती है। अब्बास जोया का हाथ पकड़कर कुछ इस तरह चल रहा होता है मानो वो जोया के साथ हनीमून पर घूमने आया हो। कंपनी के अंदर के लोग जोया को बड़ी अजीब और गरीब नजरों से देख रहे होते हैं, जिसे देख जोया शर्मिंदा हो रही होती है। तभी अब्बास जोया से कहता है, चलो ना जोया, हम चलकर कैफेटेरिया में चाय कॉफी पीते हैं। अब्बास की बात सुन जोया हिचकिचाते हुए उससे कहती है, अरे कैफेटेरिया क्यों, हम और आप साथ आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठकर बात करते हैं ना, इससे हमारा अच्छा टाइम स्पेंड होगा। जोया की बात सुन अब्बास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा है जोया को अपने अकाउंट्स सेक्शन के केबिन में ही ले जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं होगा। कैफेटेरिया में तो काफी लोग होंगे, लगता है जोया भी मुझसे अकेले में ही मिलना चाहती है। अब्बास के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देख जोया का सारा मूड खराब हो जाता है। वो समझ जाती है कि अब्बास के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। जोया अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अब्बास को देखते हुए अपने मन ही मन में कहती है, हंसी तो देखो हफ्शी की, मुस्कुरा तो ऐसे रहा है मानो कोई नई नवेली दुल्हन हो। तभी अब्बास शर्माते हुए जोया से कहता है, चलो ना जोया, अकाउंट सेक्शन में चलकर मेरे केबिन में बैठते हैं, वहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। जोया और अब्बास अकाउंट्स सेक्शन की ओर चले जाते हैं। अकाउंट्स सेक्शन में जोया को आता हुआ देख सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। जोया उन लोगों को देख नर्वस हो रही होती है। अब्बास जोया को अपने केबिन में बिठाता है और उसे कहता है, क्या लोगी जोया, चाय कॉफी? तभी जोया तुरंत ही उससे कहती है, चाय मंगवा लो। अब्बास ऑफिस का फोन उठाता है और कैफेटेरिया में कॉल करते हुए कहता है, हेलो, मैं अकाउंट सेक्शन से अब्बास बोल रहा हूँ, एक गर्मा गर्म चाय मेरे केबिन में लेकर आओ। चाय एकदम बढ़िया होनी चाहिए, मेरी होने वाली बेगम के लिए है, समझे? अब्बास की बात सुन जोया चौंक कर उसे देखती है।
तभी जोया अब्बास से कतराते हुए धीमे से कहती है, ये शादी की बात इतना क्यों कर रहे हो अब्बास मियाँ? जोया की बात सुन अब्बास उसे कहता है, शादी की बात नहीं करूं तो क्या करूं जोया? 30 साल में 35 का दिख रहा हूँ। घर वालों का बहुत प्रेशर है मेरे पे। 51 लड़कियां देखे मेरे लिए, पर मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ। शादी करूंगा तो सिर्फ जोया के साथ ही। और देखो मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। पूरी कायनात लग गई तुमको मुझसे मिलाने के लिए। अब्बास की बात सुन जोया मन ही मन में गुस्से में कहती है, पहली बात, तू 30 की उम्र में 35 का नहीं 45 का दिख रहा है। और पता नहीं उन 51 लड़कियों में से वो कौन सी खुशकिस्मत लड़की थी जो तेरे से बच गई। जोया का चेहरा देख अब्बास उससे पूछता है, क्या बात है जोया, क्या सोच रही हो? जोया अब्बास के सामने झूठ मूठ का अफसोस करते हुए कहती है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कौन सी बदकिस्मत लड़की होगी जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। जोया की बात सुन अब्बास एकदम से जोया के करीब आ जाता है। करीब आकर वो जोया से कहता है, इसका मतलब आप वो खुशकिस्मत लड़की बनना चाहती हो जो मुझसे शादी करेगी, कहो। लेकिन मुझसे शादी करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा जरूर, तुम्हें पाया सूप बनाना तो आता है ना? मुझे वो काफी पसंद है। जोया मन ही मन कहती है, शादी करने के लिए पाया सूप? पागल कहीं का। हे खुदा, मुझे ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं। मौका पाकर अब्बास जोया की कलाई को सहलाने लगता है, पर जोया अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अब्बास हंसते हुए जोया को देखकर कहता है, एक बात पूछनी थी जोया तुमसे, प्यार करने की सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होती है? अब्बास की बात सुन जोया अपने गुस्से को काबू करते हुए बड़े प्यार से कहती है, प्यार करने की सबसे अच्छी पोजीशन चमगादड़ की होती है। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मुझे उल्टा लटक कर प्यार करे। जोया की बात सुन अब्बास उसे कहता है, उल्टा लटक कर तो नहीं, पर सीधा सीधा आपसे प्यार जरूर कर सकते हैं। जैसे ही अब्बास जोया को किस करने वाला ही होता है, केबिन का दरवाजा खुलता है और एक लड़का चाय लेकर अंदर आते हुए कहता है, साहब आपकी बेगम के लिए चाय। जोया उस लड़के को देख सीधे बैठ जाती है। वो लड़का चाय रखकर वहां से चला जाता है। तभी जोया अब्बास को बातों में उलझाते हुए कहती है, अच्छा अब्बास ये बताओ तुम यहाँ काम क्या करते हो? अब्बास जोया से कहता है, काफी काम देखता हूँ, सभी काम मैं ही करता हूँ। जोया अब्बास से पूछती है, इसका मतलब तुम मेडिकल इंश्योरेंस भी देखते होगे? अब्बास उसे कहता है, हाँ हाँ वो भी देखता हूँ। तभी जोया अब्बास से पूछती है, तो इसी कंप्यूटर में होगा ना सभी डेटा? जोया की बात सुन अब्बास उसे कहता है, अरे कंप्यूटर से लेकर मेरे इस पेन ड्राइव में सभी डेटा मौजूद है। ये पेन ड्राइव फोन और कंप्यूटर दोनों में लगता है। इसे मैं अपने काफी करीब रखता हूँ। पता नहीं कब कहाँ कंप्यूटर का डेटा वायरस के कारण डिलीट हो जाए, इसलिए बैकअप जरूरी है। उस पेन ड्राइव को देख जोया के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, पर जोया की मुस्कान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अब्बास ने वो पेन ड्राइव अपने पैंट के अंदर वाली जेब में डाल लिया होता है। जोया अब्बास को देखते हुए कहती है, अरे इस पेन ड्राइव को अंदर क्यों रख रहे हो? तभी अब्बास रोमांटिक होते हुए जोया के कमर को पकड़ते हुए कहता है, छोड़ो ना जोया इन काम की बातों को, आओ मैं तुम्हें अपने हाथ से ये मीठी चाय पिलाता हूँ। तभी अब्बास चाय का कप उठाता है और जोया को चाय पिलाते हुए कहता है, स्ट्रॉबेरी से होंठ तेरे, रास्पबेरी सा बदन, तू इतनी लेट क्यों आई जोया? तुझे पता है मीठे के शौकीन हैं हम। तभी जोया गुस्से से अपने आप से कहती है, इससे जल्दी पेन ड्राइव निकलवानी ही होगी। तभी जोया अपना हाथ अब्बास के बालों में फेरती है और झट से जमीन पर चाय का कप गिर जाता है। जोया तेजी से यशवर्धन के कंपनी के बाहर आ रही होती है। अनमोल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जोया को देख अनमोल उसे कहता है, शुक्र है भगवान का कि तू आ गई जोया। तभी जोया अनमोल को वो पेन ड्राइव देते हुए कहती है, ये ले तेरे प्रमोद शर्मा की सारी डिटेल्स। उस पेन ड्राइव को देख अनमोल खुशी के मारे फूले नहीं समाता। वो जोया से पूछता है, तू ये पेन ड्राइव कैसे लाई जोया?
जोया अनमोल को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस ये मत पूछना कि कैसे लाई हूँ, एक सवाल भी मत पूछना। तभी अनमोल को मदन गुप्ता का कॉल आता है, जिसे वो नहीं उठाता। मदन गुप्ता का कॉल आता देख अनमोल कहता है, ये मदन जी मुझे आज नहीं छोड़ेंगे, पर क्या करूं? दुकान जाने से ज्यादा जरूरी मुझे प्रमोद शर्मा से पता लगाना है कि पेंटिंग बदलने वाला शख्स है कौन। तभी अनमोल मदन गुप्ता का फोन नजरअंदाज कर देता है। तुरंत ही अनमोल जोया के हाथ से वो पेन ड्राइव लेते हुए कहता है, ये पेन ड्राइव दे मुझे जोया, मुझे जल्द ही प्रमोद शर्मा के पास जाना है। जोया के हाथ से वो पेन ड्राइव लेकर अनमोल उसे अपने फोन में लगा लेता है। वो अपने फोन में उस पेन ड्राइव के सहारे से प्रमोद शर्मा की फाइल खोजने लगता है। तभी अनमोल को अपने फोन में प्रमोद शर्मा की फाइल नजर आती है, जिसे वो तुरंत खोलता है। जोया प्रमोद शर्मा की फाइल देखते हुए कहती है, ये प्रमोद शर्मा तो काफी दूर बासर में रहते हैं। प्रमोद शर्मा का एड्रेस देख अनमोल भागने लगता है। तभी जोया अनमोल से कहती है, अरे कहाँ जा रहा है? मेरे साथ एक कप चाय तो पी ले। अनमोल जोया की बात नहीं सुनता। उस पर तो बस प्रमोद शर्मा से मिलने का जुनून सवार होता है। अनमोल को भागते हुए देख जोया उसे कहती है, कभी ना कभी तो तुझे मेरे साथ चाय पीना ही होगा अनमोल, आखिर कब तक भागेगा तू? अनमोल प्रमोद शर्मा के घर पहुंच जाता है। तभी उसे मदन गुप्ता के मैसेजेस दिखाई देते हैं, जिसे वो नजरअंदाज कर प्रमोद शर्मा के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और अनमोल से कहता है, यस, आपको कौन चाहिए? अनमोल उस बूढ़े व्यक्ति को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि यही प्रमोद शर्मा है। अनमोल उससे कहता है, जी मैं प्रमोद शर्मा से मिल सकता हूँ? प्रमोद शर्मा अनमोल से कहता है, हु इज प्रमोद शर्मा? प्रमोद शर्मा की बात सुन अनमोल हैरान हो जाता है। वो गौर से अपने फोन में प्रमोद शर्मा की फाइल देखता है, जिसमें किसी बूढ़े व्यक्ति की फोटो लगी हुई होती है, जो फोटो में जवान दिखाई दे रहा होता है। अनमोल प्रमोद शर्मा से कहता है, जी मैं प्रमोद शर्मा से मिलने आया हूँ, यशवर्धन के ऑफिस से। तभी प्रमोद शर्मा अनमोल से कहता है, हु इज प्रमोद शर्मा? हु इज यशवर्धन? प्रमोद शर्मा की बात सुन अनमोल हैरान हो रहा होता है। तभी पीछे से एक मोटी औरत अनमोल से कहती है, कौन है वहां पर? वो मोटी औरत अनमोल के पास आकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? अनमोल देखता है कि वो एक नर्स है। वो उस नर्स से कहता है, जी मेरा नाम अनमोल है, मैं यशवर्धन की कंपनी से आया हूँ, मुझे प्रमोद सर से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वो नर्स अनमोल से कहती है, क्या बात करोगे तुम उनसे? उन्हें तो अल्जाइमर्स है, उनकी सारी याददाश्त जा चुकी है, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, पेशेंट को रेस्ट करने दो। इतना कहकर वो नर्स दरवाजा बंद करने लगती है। उस दरवाजे को बंद होता देख अनमोल को अपने उम्मीद के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे होते हैं। तभी अनमोल के आंखें नम होने लगती हैं और वो अपने आप से भावुक होते हुए कहता है, ये प्रमोद शर्मा को तो भूलने की बीमारी है, कैसे उस आदमी का नाम जाने? मैं अपने पापा को कैसे निर्दोष साबित करूंगा? क्या मेरे परिवार की खुशी अब कभी नहीं लौट आएगी? क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही जाया हो जाएगी? अनमोल भावुक होते हुए सब सोच ही रहा होता है कि तभी अनमोल अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। तभी अनमोल दरवाजे को बंद नहीं होने देता। वो अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख देता है, जिसे देख वो नर्स कहती है, अरे तुम गए नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? अनमोल दरवाजा खोलते हुए अंदर की ओर जाते हुए कहता है, जी मैं यशवर्धन के कंपनी से आया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सर ने कई साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था और उसकी जानकारी सिर्फ प्रमोद सर को ही है, इसलिए मैं उनसे वो जानकारी जानना चाहता हूँ। वो नर्स अनमोल को डांटते हुए कहती है, तुम्हें मैंने कहा ना, उन्हें कुछ याद नहीं। अनमोल उस नर्स से विनती करते हुए कहता है, प्लीज मैडम, कंपनी को वो जानकारी लेना काफी जरूरी है, मुझे बस कुछ देर की मोहलत दे दीजिए। अनमोल की बात सुन वो नर्स उसे कहती है, ठीक है, सिर्फ कुछ ही देर, पेशेंट पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए।
नर्स की बात सुन अनमोल के बदन में एक नई ऊर्जा सी आ जाती है। वो प्रमोद शर्मा की ओर मुड़ता है और प्रमोद शर्मा की ओर देखते हुए कहता है, इस भुलक्कड़ बाबू को मुझे याद दिलाना ही होगा कि आखिर इन्होंने किस शख्स से वो पेंटिंग ली थी। इतना कहकर अनमोल प्रमोद शर्मा की ओर चलने लगता है। क्या अनमोल याद दिलवा पाएगा प्रमोद शर्मा को उस शख्स का नाम जिससे उसने पेंटिंग ली थी, या होगा अनमोल अपनी कोशिश में नाकाम? उस शख्स का पता चलने पर क्या करेगा अनमोल जिसने उसके पिता से की थी गद्दारी? कौन था वो शख्स और उसे कहां ढूंढेगा अनमोल? जानने के लिए सुनते रहिए